नमस्कार दोस्तों। आप सब उम्मीद है कि ठीक होंगे। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट से यही देखने को मिलता है कि परसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने से ही सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपकी पढ़ाई में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करें और जल्दी से अपने रूटीन के अनुसार पढ़ना शुरू करें। इसी उम्मीद के साथ आज फंडामेंटल राइट के क्लास में पार्ट 2 फंडामेंटल राइट के ये सेकंड वीडियो है, यानी पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग आर्टिकल 12 के विषय में डिस्कशन करेंगे तथा देखेंगे कि आर्टिकल 12 हमारे लिए क्यों उपयोगी है और आर्टिकल 12 के बिना आप फंडामेंटल राइट समझ नहीं सकते। इसलिए आर्टिकल 12 को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करें और डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटल राइट के पार्ट फर्स्ट यानी मेरा पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले तो आप वो देखें, उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको जानकारी होगी कि फंडामेंटल राइट जो हमारे संवैधानिक सभा ने 38 डेज तक फंडामेंटल राइट पे चर्चा करने के पश्चात फंडामेंटल राइट्स बनाया, क्योंकि जो हमारे फाउंडर फादर थे उनकी यही सोच थी कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में यानी स्वतंत्रता संग्राम में सभी किसान, पेजेंट, जमींदार, जनजाति, पिछड़े, मजदूर, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी अपने अपने तरीके से भारतीय आज़ादी में या भारतीय आज़ादी को प्राप्त करने में अपना अपना योगदान दिए हैं। इसलिए संवैधानिक सभा ने सबको ध्यान में रखते हुए नागरिकों और राज्य को अलग अलग अधिकार दिए। संविधान द्वारा दिया गया अधिकार राज्य किसी भी स्थिति में कम नहीं कर सकता है और न खत्म कर सकता है, अर्थात राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया और राज्य शब्द की चर्चा संविधान में 3 जगह किया गया है। तो उसी के रेफरेंस में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसे अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान में 3 जगहों पर यानी 3 प्लेसेस पे राज्य शब्द का यानी स्टेट शब्द को डिफाइन किया गया है और उसी के रेफरेंस में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। उसके बाद आर्टिकल 12 किस तरीके से परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में और इस आर्टिकल 12 के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी आर्टिकल 12 किन किन पार्टों से मिलकर बना है। इसके बाद आर्टिकल 12 में कौन कौन से ऐसे केसेज आए और वह केसेज हमारे फंडामेंटल राइट को किस तरीके से प्रमोट करता है या किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी यानी जो जटिलता थी उसको किस तरीके से कम किया। उसके बाद सिग्निफिकेंट
आप फंडामेंटल राइट की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद साइलेंट फीचर आप द फंडामेंटल राइट के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो होगा प्री और मेंस के क्वेश्चंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आने वाले दिनों में जो क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो सब पे आज के वीडियो में हम लोग इतना चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये परिभाषित करें डिफिनीशन ऑफ स्टेट, जिसमें हम कहते हैं राज्य की परिभाषा। तो आपने अगर मेरा वीडियो अगर देखा होगा यूनियन एंड टेरिटरीज पे, तो उसमें सबसे पहले मैंने राज्य शब्द को परिभाषित किया था कि किसी भी एक सर्टेन बाउंड्री, कोई भी राज्य होगा तो उसकी एक सर्टेन बाउंड्री होती है, जो ये है एक सर्टेन बाउंड्री है। तो ये सर्टेन बाउंड्री में किसी राज्य की सीमा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होंगे, वहां पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन हैबिटाट प्लेस होगा, ये हैबिटाट प्लेस है, और इस हैबिटाट प्लेस में कोई रूल और रेगुलेशंस होगा, यानी लॉ एंड ऑर्डर होगा, और इसी को मिला के हम स्टेट कहते हैं। यानी स्टेट मतलब क्या है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट के अंतर्गत जनसंख्या होगी, भूभाग जहां जनता निवास करेगी हैबिटाट प्लेस होगा, जहां की लोग निवास करें, सरकार, ध्यान देना, गवर्नमेंट जो जनता के लिए नियम कानून बनाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को बनाएगी, वो कौन बनाएगा, वो सरकार बनाएगी। किसके लिए बनाएगा, जनता के लिए बनाएगा, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन प्रॉपर वे में मैनेज्ड हो और प्रॉपर तरीके से रेगुलाइज हो सके। और यह जो सरकार होगी किस सिद्धांत पे काम करेगी, किस डॉक्ट्रिन पे काम करेगी, वो संप्रभुता, जिसके अंदर निर्णय और मामलों को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी सोवरेन लिबर्टी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैटर्स। यानी कि कहने का मतलब होता है कि सोवरेन होना चाहिए और लिबर्टी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैटर्स, और किसी भी, ध्यान देना, किसी भी सरकार को पूरी तरीके से वो सोवरेन होगा और पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा जनता के लिए नियम और कानून बनाने के लिए। कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब फंडामेंटल राइट का सेक्शन पे डिस्कशन करना शुरू किया, तो आपको पता भी होगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें कि सबसे पहले 1250 में जो ब्रिटेन के राजा थे जेम्स के द्वारा यह क्या किया गया है कि एक ऐसा राइट दिया गया जो कि वहां की जनता पे लागू होता था। और जैसे हमारे इंडिया में अगर देखें तो हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट हुआ करते हैं, तो प्रिंसली स्टेट के जो लोग होते हैं उसमें राजा होते थे और राजा की प्रजा होती थी। तो राजा भी प्रजा के लिए एक ऐसा रूल और रेगुलेशंस बनाते थे ताकि जो प्रजा है, यानी जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, उनके लिए सुरक्षा देने के लिए, तो सुरक्षा के लिए कुछ नियम और कानून थे, और नियम और कानून वही आगे चलकर फंडामेंटल राइट के रूप में परिभाषित हुआ। जिस तरीके से अगर वर्ड के रेफरेंस में देखें तो सबसे पहले जो ब्रिटेन के राजा जो थे उनके द्वारा क्या किया गया कि कुछ राइट्स दिए गए, फिर उसके बाद आपको पता होगा कि उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, फिर उसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है कि, और फिर वही जो आगे चलकर फंडामेंटल राइट के, ताकि ये लगने लगा कि कोई भी प्लेस है, जहां कोई भी देश है, वहां जो नागरिक होंगे कुछ अधिकार तो उनको ऐसे होने चाहिए ताकि किसी भी तरह के उनको प्रॉब्लम ना हो सके, और वो ऐसा अधिकार होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के मानकों को तय करता हो। और क्या हो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के सबसे अच्छे परिभाषाओं में से एक परिभाषा ये भी है कि जहां जनता के लिए क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है। तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट में आप देखेंगे कि जहां एक पॉपुलेशन होगी और पॉपुलेशन एक सर्टेन प्लेस पे रहती होगी और उस सर्टेन प्लेस पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, और वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम सरकार करेगा, और सरकार जो होगा वो स्वतंत्रता के, सरकार यानी गवर्नमेंट जो होगी स्वतंत्रता के साथ क्या कर सकता है कि अपना डिसीजंस ले सकता है।
अब हमारे पास होता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की बात अगर करते हैं तो उसमें जो डिफाइन किया गया है वो स्टेट की बात करी गई है और उसके स्टेट के पर्पज भी बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि राज्य जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल ये हम देखें 35 दिया गया है। तो आपको जानकारी ये होगा कि आर्टिकल 12 जो पार्ट 3 में जो राज्य को परिभाषित करता है यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट को परिभाषित करता है, यह परिभाषा जो होता है वो केवल पार्ट 3 में ही लागू नहीं होता है, ये पार्ट 3 के साथ साथ पार्ट 4 में भी लागू होता है। और यही नहीं, आर्टिकल ये पार्ट 6 में भी आप जब जाएंगे, पार्ट 6 जब स्टडी करेंगे तो आर्टिकल जब करेंगे तो 152 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। तो ध्यान देना, पूरे आर्टिकल जो है, अगर आर्टिकल 12 है यानी जो स्टेट शब्द जो है वो पूरे भारतीय संविधान में 3 जगह परिभाषित किया गया है। एक पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल 12 है, और पार्ट अगर 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 है, और पार्ट 6 में अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 52 है। कहा जाता है कि आर्टिकल 12 जो डिफाइन क्या करता है, डिफाइन द स्कोप ऑफ क्या करता है, स्टेट को परिभाषित करता है, और उसके उद्देश्यों को क्या करता है, संविधान के पार्ट 3 के लिए राज्य को परिभाषित करने का प्रयास करता है। मूल अधिकारों को उल्लंघन किए जाने पर उच्चतम न्यायालय यानी सीधे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो क्या कर सकते हैं कि जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट का किसी भी तरह का वायलेशन होता है यानी अतिक्रमण होता है या किसी भी तरह का उल्लंघन करता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद जो कहा गया है कि न्यायिक घोषणाओं में अन्य प्राधिकारियों को भी विस्तृत, अन्य प्राधिकारी अथॉरिटीज के भी, अदर अथॉरिटीज यानी अन्य प्राधिकारियों को विस्तृत रूप से वर्णन किया है, यानी कॉपी कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको डिस्क्राइब किया गया है। और कहा भी जाता है कि इसके अंतर्गत समय समय पर इसका विस्तार भी किया गया है। इसके अंतर्गत जो है पार्लियामेंट आता है जिसको हम संसद कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार जिसको कहते हैं या केंद्र सरकार, या स्टेट लेजिस्लेचर विधान मंडल यानी राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य की कार्य, लोकल अथॉरिटीज यानी कि स्थानीय अधिकारी आदि सम्मिलित इसमें किया गया है। तो आर्टिकल 12 जो है बेसिकली क्या करता है कि हमें राज्य को परिभाषित किया जाता है, और किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो आर्टिकल 32 में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद कहा गया है कि न्यायिक जो प्रोसीजर्स होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते रहता है, देखते रहता है कि किसी भी तरीके से नागरिकों के फंडामेंटल राइट किसी तरीके से न कम किया जा सकता है और न खत्म किया जा सकता है। इसी के आधार पर अगर देखें कि स्टेट में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं, तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ईच स्टेट, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें सरकार और भारत की संसद, और इसमें गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, ऑल लोकल अथॉरिटीज की बात करता है, अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यही है कि अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी जो भारत सरकार के कंट्रोल में है और भारत के क्षेत्र में है। इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी पूरी तरीके से केंद्र और केंद्र सरकार के विषय में बात कर रही है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये पार्लियामेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, रूल और रेगुलेशन बनाता है, किसके लिए,
जनता के लिए, नागरिक के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और सरकारें जो होंगी वो क्या होंगी, वो राज्य के अंतर्गत आएंगी। अब है कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या होगा। लोकल अथॉरिटीज मतलब ये भी लोकल लेवल पे क्या होता है, नियम और कानून बनाने की शक्ति इनको प्रदान की गई है, उसको हम लोग कहते हैं स्थानीय प्राधिकारी। और अदर प्राधिकारी जो होंगे, अदर प्राधिकारी में कौन कौन से पार्ट आएंगे, ये चारों पार्ट मिला के हम उसको क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इट्स स्टेट में, यानी राज्य को परिभाषित करने में पहले तो हम लोग गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, ऑल लोकल अथॉरिटीज कहते हैं, और अदर अथॉरिटीज के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ऑल लोकल अथॉरिटीज जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि आर्टिकल 12 में जो लोकल अथॉरिटीज की बात करते हैं, उसके अंतर्गत अगर देखें म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्टेड, कहने का मतलब है नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड और ऐसी संस्थाएं जो ट्रस्टेड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो, वो सब लोकल अथॉरिटीज में आती हैं। तो ध्यान देना, आपको लोकल अथॉरिटीज अगर पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, नगर पालिकाएं होती हैं, और पंचायत ग्राम पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होती हैं, उसके बाद क्या होता है, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स होते हैं, और लोकल लेवल पे जो भी जिस लोकल लेवल पर जो नियम और कानून बनाने का अधिकार रखता है वो उस लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत है। एंड ऑल अदर अथॉरिटीज वो कहा जाता है कि स्टेटरी एंड नॉन स्टेटरी अथॉरिटी लाइक, जैसे LIC, ONGC, सेल, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं या संगठन जो होते हैं वो अदर अथॉरिटी के विषय में या अदर अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। और ये कहा जाता है कि स्टेट जो है पूरी तरीके से यह परिभाषित करने की कोशिश किया है, और उसमें स्टेट में अदर अथॉरिटीज में जो है उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और विस्तृत तरीके से उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश भी किया है। और कहा गया है कि जो भी अदर अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो सभी के लिए क्या हो सकता है, कोई भी एजेंसी होती है वो अगर किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट को अगर वायलेशन होता है, अतिक्रमण होता है, उल्लंघन होता है, तो सीधे हम कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और इस तरीके से आर्टिकल 12 जो है यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट के रूप में परिभाषित किया है, और कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी बॉडी जो हो, चाहे लोकल अथॉरिटीज हो या कोई अदर अथॉरिटीज हो या गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो, किसी भी तरीके से अगर हमारे अधिकार को, मौलिक अधिकार को अगर कम करता है, तो आर्टिकल 12 हमें यह आदेशित करता, यह हमें परिभाषित करता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और अगर वायलेशन होता है तो वह कौन सी बॉडी है, क्या उसके क्राइटेरिया में वह आता है कि नहीं आता है, यह आर्टिकल 12 परिभाषित करता है। तो ध्यान देना, आर्टिकल 12 जो है वह यह परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, डिफाइन करने की कोशिश करता है कि कोई भी ऐसी बॉडीज है जो हमारे फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से अगर वायलेशन या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसमें मेजर केसेज जो आए, और केसेज में आप देखोगे सबसे पहले आया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बाई शांताबाई के केस आया था। उसके बाद अगर हम बात करें उज्जम बाई स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के का केस आया था। उसके बाद राजस्थान
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस आया था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के विषय में यह केस आया था। सुखदेव सिंह वर्सेज भगत राम यह केस आया। आरडी सेठी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी यह केस जो आया था। उसके बाद सोम प्रकाश और यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। उसके बाद अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस आया और यह आर्टिकल 12 से रिलेटेड था। यह इतने केसेस, इसके अलावा अदर और भी केसेस हैं, लेकिन मेन रूप से ये जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है, खासकर अदर अथॉरिटीज जो है, उस पे ये बात करने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। अब ये आर्टिकल 12 में जो स्टेट शब्द को परिभाषा एवं कंसेप्ट के पार्ट 3 और पार्ट 4 में दिया गया है। आर्टिकल 12 में जो स्टेट शब्द को परिभाषा और कंसेप्ट दिया गया है वो पार्ट 3 में भी लागू होता है और पार्ट 4 में भी लागू होता है। और कहा जाता है कि एम्बिगुअस पार्ट ऑफ द पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अब इसमें जो लोकल अथॉरिटीज की अगर हम बात करते हैं, लोकल सेल्फ, ये गवर्नेंस बॉडी जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो नगर पालिकाएं होंगे, म्यूनिसिपल होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होंगे, पंचायत होंगे, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड होंगे या इम्प्रूवमेंट ट्रस्टेड जो ट्रस्ट होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो इस केस में ये कहा गया कि क्या यूनिवर्सिटी एक स्टेट होगा? ये यूनिवर्सिटी जो होगा वो क्या एक स्टेट होगा? तो इसी केस को लेके या 1954 में इस केस में पूछा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ये जो है मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू यह यूनिवर्सिटी बनाया गया है। लेकिन जजेस ने एक वर्ड बताया और उस वर्ड का नाम दिया, ये जो आप देख सकते हैं, ये एडजस्टम जेनेरिस, ये शब्द को यूज किया है। इस केस में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में जो जजेस ने जो स्टेटमेंट दिया, जो डिसीजंस दिए, वो कहा जाता है ये जो एक शब्द जो उन्होंने उपयोग किया जिसको कहते हैं एडस्टेंडम जेनरेस, वो बेसिकली यह शब्द क्या होता है जिसका मतलब ही ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या होता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एडजस्टम जेनरेस जैसा नहीं है। एडजस्टम जेनरेस का मतलब यह होता है कि जैसे हमारे पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो कहा गया है लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट, और लोकल अथॉरिटी की बात कहा गया है, अथॉरिटीज की बात कही गई है, इसका जैसा नेचर है, जैसा नेचर होने का मतलब फंक्शन जैसा है कि ये नियम और कानून बनाएंगे, ये नियम और कानून बनाएंगे, ये भी नियम और कानून बनाएंगे और ये नियम और कानून बनाएंगे। तो उसी रेफरेंस में एडजस्टम जेनरेस का शब्द का यूज किया गया था, जिसका मतलब ही होता है ऑफ द सेम काइंड, यानी ठीक उसी प्रकार जैसा पहले 3 जो दिया गया, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जिस तरीके से इनका काम है, वर्क है, फंक्शन है, उस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का नहीं है। इसलिए यह क्या हो सकता है? स्टेट नहीं होगा।
यानी कहने का मतलब होता है कि आर्टिकल 12 में गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी, ये तीनों सेम नेचर के हैं, अर्थात गवर्नमेंट और सोवरेन नेचर के हैं। अदर अथॉरिटी शुड बी ड्राइव इट्स कलर फ्रॉम द प्रोसीडिंग 3 अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास गवर्नमेंट और सोवरेन नेचर का है? अगर नहीं है तो स्टेट नहीं होगा, अगर है तो स्टेट होगा। इसका मतलब कोर्ट के आदेशानुसार और निर्णय में यह कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट और सोवरेन नेचर का नहीं है। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी होगा वो क्या होगा? स्टेट नहीं होगा। तो इसमें एक शब्द की चर्चा की गई, एडसम जनरलिस की, और इसका मतलब होता है कि अगर सोवरेन नेचर का होगा तो ही वो अदर अथॉरिटी के रूप में परिभाषित किया जाएगा, और अदर अथॉरिटीज में यूनिवर्सिटी जो होगा वो क्या हो सकता है? वो आपका स्टेट होगा। अब हम देखते हैं उज्जम्बाई, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें जो कहा गया है, आपको देखोगे कि उज्जम्बाई वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में जो एडसन जनरिस का जो अप्रोच है वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जो तीन, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट की बात कहा गया है, गवर्नमेंट एंड स्टेट स्टेट, ये जो कहा गया है कि लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी, इसमें कोई भी कॉमन थ्रेड नहीं है, अर्थात कोई भी समानता नहीं है। और एडसेडम जनरेस के अप्रोच तो एक्सेप्ट तो हुई नहीं थी, और इस तरीके से उज्जम्बाई वर्सेज ये जो 28 अप्रैल 1961 में जो केस आया, तो उसने जो वर्ड यूज किया गया था एडसेडम जनरेस शब्द के अनुसार इसमें ये ठीक पलट दिया गया कि इसमें क्या है कि अप्रोच, कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें कोई कॉमन थ्रेड नहीं है, यानी कोई भी समानता नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये सोवरेन नेचर का और इस तरह की चीजें हो तो ये होगा ही। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। राजस्थान ये 1967 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के अदर अथॉरिटी के लिए न्यू क्राइटेरिया डिफाइन किया और निर्णय में कहा कि यदि कोई भी बॉडी, ये है कोई भी बॉडी या एजेंसीज आर अदर्स किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा अगर क्रिएट किया गया है, ध्यान देना इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा क्या किया गया है कि क्रिएट किया गया हो, तो वह बॉडी या एजेंसी या अदर्स के पास कुछ पावर भी होंगे, और वह पावर जो होगा हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करेगा। अगर इतनी क्वालिटी है तो ऑब्वियस वह अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत आएगा, यानी कि स्टेट का वो पार्ट होगा। यह जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंटल सोवेरेन फंक्शन होना जरूरी नहीं है। इस हिसाब से इस निर्णय में यह कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर परिभाषित हुआ हो या क्रिएट किया गया हो तो वह अदर अथॉरिटी होगा। इस सेंस में अगर देखा जाए तो इस केस को आप देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में जो पूछा गया है कि क्या मद्रास यूनिवर्सिटी जो होगा स्टेट होगा, तो और मद्रास यूनिवर्सिटी क्रिएटेड बाय मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के द्वारा बना है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी भी क्या होगा, एक स्टेट
होगा। तो आप ध्यान देना कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में यह कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर होगा, बना होगा, क्रिएट हुआ होगा, तो वह स्टेट का पार्ट होगा, यानी कि अदर अथॉरिटीज का वो पार्ट होगा। ध्यान देना, अभी हम जितने केसेस पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी जो 3 जो पार्ट जो कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो 4 पार्ट हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट, इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं थी, और ये स्टेट और लेजिस्लेचर ये भी परिभाषित है, ऑलरेडी ये डिफाइंड है, लोकल अथॉरिटीज भी ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन जो अदर अथॉरिटीज है, ये जो सारे केसेज है, बस उसमें यही कहा गया अदर अथॉरिटी को ही परिभाषित करने के लिए, अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते, कौन कौन सी बॉडीज आती है, कौन कौन सी एजेंसी आई, या कौन से अदर पार्ट जो होंगे, या अदर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी चीजें होंगी जो कि अदर अथॉरिटीज के अंतर आएगी, यानी स्टेट का वो पार्ट होगा। तो इस आधार पर अगर हम बात कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया होगा, वही क्या होगा, स्टेट होगा। अब सुखदेव वर्सेज भगत राम के केस जो 25 फरवरी 1975 में आया था, उसमें यह कहा गया, अब यह क्वेश्चन एराइज हुआ कि वो बॉडी, कोई भी बॉडी जो है, या एजेंसी जो है, या इंस्टीट्यूशंस जो है, ध्यान देना, ये इंस्टीट्यूशंस या जो कोई भी कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशंस जो है, जो बनी है, वो किसी स्टेटरी बॉडी के द्वारा बनी है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो क्या ये भी स्टेट होंगे? जैसे अगर हम बात करें ओएनजीसी, एलआईसी और आईएफसी, ये कहा गया कि अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि कोई भी एजेंसी या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉरपोरेशन जो स्टेटरी बॉडी के अंतर्गत या स्टेटरी के अकॉर्डिंग बनी है और वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो क्या वो स्टेट होगा? तो इस केस के लिए सुखदेव वर्सेज भगत राम के केस में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटरी बॉडी जैसे ओएनजीसी, एलआईसी और आईएफसी एक स्पेशल स्टेटरी बॉडी है, इसलिए यह अदर अथॉरिटी होगा। ये क्या होगा कि अदर अथॉरिटी होगा, स्पेशल, ये स्टेटरी के अंतर्गत बना है, तो इसलिए ये भी क्या होंगे, अदर अथॉरिटी के होंगे। यानी जो भी स्टेटरी के अंदर कोई बॉडी बनी हुई है या सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटरी बॉडी का जो परिभाषित किया गया स्पेशल स्टेटरी बॉडी है जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज भी हो रही है, वो भी अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत आएगा। अब है आरडी सेट्टी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आरडी सेट्टी जो और वर्सेज जो ये केस आया था वो 1979 में आया था। अब इंटरनेशनल जो कहा जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि बहुत सारे टेंडर निकाले थे, जिसमें आरडी सेट्टी साहब हैं जो इस टेंडर को अप्लाई किया, लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रीजन के कारण उस टेंडर को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो आरडी सेट्टी ने फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंचमेंट के लिए केस किया, यानी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए क्या किया गया, उस पे केस किया गया और पूछा कि क्या आईएए यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या वह एक स्टेट है? अगर नहीं है तो इन्फ्रिंचमेंट का जो केस हुआ है तो क्यों हुआ है? इसी को लेकर आरडी सेट्टी साहब ने कोर्ट गए। तब कोर्ट ने कहा कि आईएए यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया है
और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी पर एक्साइज भी कर रहे थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड एलोकेट किया है और गवर्नमेंट इसमें काफी इन्वॉल्व है, इसलिए यह स्टेट होगा। अब क्राइटेरिया क्या होगा कि आरडी सेठी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस केसेज के आधार पर और प्रीवियस केसेज के डिसीजंस को दरकिनार रखते हुए उन्होंने एक नया क्राइटेरिया दिया। वह क्या दिया कि जो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया हो और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस अथॉरिटी को या उस बॉडी को या उस इंस्टीट्यूशन को या उस कॉरपोरेशन को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया है, जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फंड एलोकेट किया है और गवर्नमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वॉल्व हो रहा हो तो वह भी स्टेट होगा, यानी कि IAA जो होगा वो भी स्टेट होगा। तो इसमें क्राइटेरिया में क्या दें कि वह तो पहला क्या दिया गया है कि वह पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बना होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको पावर एंड अथॉरिटी दिया हो। तीसरा केस जो दिया गया है कि और उसको पावर दिया हो और एक्साइज भी कर रहा हो और उसको फंड एलोकेट कर रहा हो, एलोकेट की बात कर रहा हो और गवर्नमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, यानी कि इन्वॉल्व हो। तो ये चार केसेज ये आरडी सेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में परिभाषा किया गया कि अदर अथॉरिटी वो बॉडी होगी जो पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ज्यादा से ज्यादा पावर दिया होगा, जिसमें फंड एलोकेट किया हो गया और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो वह क्या होगा, वह स्टेट होगा। अब IAA इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के फंक्शनल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया गया, उसके फंक्शनल एक्टिविटी पे ध्यान देना पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। जैसे कि फर्स्ट वाला केस अगर देखें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, उसमें ये जो कहा जाए एडजस्टमेंट जेनरेस की बात कहा कि जैसा पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी अगर उसी नेचर का होगा, उसी फंक्शन का होगा, तो वह क्या होगा, वह अदर अथॉरिटी यानी स्टेट का पार्ट होगा। जबकि इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि आरडी सेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कहा कि ये फंक्शनल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया गया, यानी ये गवर्नमेंट नेचर और सेवरेन है कि नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई प्राइवेट फर्म हो, लेकिन ध्यान देना, प्राइवेट फर्म हो लेकिन डिग्री ऑफ कंट्रोल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर है तो वो भी अदर अथॉरिटी का पार्ट होगा। अर्थात अगर हम बात करें कि यह बेसिकली किस बात के लिए कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि ध्यान देना, उसमें एक और शब्द भी डिफाइन किया गया है, ये है डिग्री ऑफ कंट्रोल, और दूसरा जो बात कहा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल उसके मैनेजमेंट पर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस उस बॉडी या एजेंसी पे हो तो वह भी क्या होगा, स्टेट होगा, यानी वो अदर अथॉरिटी के
रूप में परिभाषित। तो आरडी सेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में इस तरह के केस में यह कहा गया है कि अदर अथॉरिटी के ये भी मानक है, यानी स्टेट बनने के लिए अदर अथॉरिटी में ये भी मानक है जिसके आधार पर हम अदर अथॉरिटी कह सकते हैं। अब जो है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो यह 13 नवंबर 1980 को यह केस आया और उन्होंने 5 क्राइटेरिया डिफाइन किया कि 5 क्राइटेरिया अगर कोई बॉडी, इंस्टीट्यूट, कॉरपोरेशन या कोई भी अदर जो चीजें अगर ये 5 कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है तो वो ऑब्वियस होगा कि वह अदर अथॉरिटी का पार्ट होगा। तो ये 5 क्राइटेरिया आप अगर देखेंगे कि वो 5 क्राइटेरिया क्या है, ये कहा गया कि प्राइमरी सोर्स होना चाहिए और उसमें शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का ज्यादा होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा उसके पास गवर्नमेंट के पास शेयर होना चाहिए। और क्लियर एंड ओमनीप्रेजेंट स्टेट कमांड होनी चाहिए, यानी पूरे स्टेट का उस पर क्या होना चाहिए, उस संस्था पर कमांड होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। और फंक्शनल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल या पब्लिक इंटरेस्ट कैरेक्टर का ये होना चाहिए। और चौथा जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अनुसार काम किया हो या कर रहा हो। और दूसरा है कि मोनोपोली आए और उस पे पूरी तरीके से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो, मोनोपोलाइज हो। तो ये 5 क्राइटेरिया जो परिभाषित, जो भी एजेंसी, बॉडी, कोई भी बॉडी अगर ये 5 क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है तो वह क्या होगा, अदर अथॉरिटी के रूप में परिभाषित होगा। अब उसी के आधार पर अब ध्यान देना, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब पे यह केस 1981 में आया था और उन्होंने एक डिटरमाइनिंग टेस्ट बनाया और डिटरमाइनिंग टेस्ट जो था उसने भी यही डिफाइन किया। डिटरमाइनिंग टेस्ट में क्या है कि इंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी मैक्सिमम शेयर किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और दूसरा है ए ग्रेट डिग्री फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट, और उसके ज्यादा से ज्यादा फंडिंग किसके कौन करता हो, गवर्नमेंट करता है। और मोनोपोली स्टेटस एंड प्रोटेक्टर, और उसकी जो मोनोपोली या प्रोटेक्टर की कंडीशंस में कौन होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। डीप परसिव स्टेट कंट्रोल, यानी उसको पूरी डीप एवं परवेसिव का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का। ये फंक्शनल पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और उसके जो पब्लिक इंपॉर्टेंस या फंक्शन वो क्या होना, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन के, वो सेंट्रल जो गवर्नमेंटल फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम अगर कर रहा हो तो वो भी क्या होता है ये। और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो इस तरीके से परिभाषित किया है। तो कहने का मतलब होता है कि अजय हाशिब वर्सेस खालिद मुजीब पे यह केस जो 1981 में आया था उसमें ये डिटरमाइनिंग टेस्ट किया, और डिटरमाइनिंग टेस्ट में ये 6 पार्टों में डिवाइड किया। और ये इन्होंने कहा कि अगर ये 6 टेस्ट अगर कोई भी बॉडी अगर जस्टिफाई कर देता है तो वह अदर अथॉरिटी होगा। अदर अथॉरिटी का मतलब ये होगा कि वह क्या हो जाएगा, कि अदर अथॉरिटी का मतलब हो जाएगा वह स्टेट का पार्ट होगा। और इसी के आधार पर ये अदर केसेज आए थे। अदर केसेज में जी टेलीफिल्म वर्सेज यूनियन स्टेट विद सुप्रीम कोर्ट ने, और प्रदीप वर्सेज विष्णु और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ये केमिकल बायोलॉजी, और रूलिंग सेट आउट द क्राइटेरिया डिटरमाइनिंग द स्टेट। क्राइटेरिया डिफाइन किया कि उसके फंक्शनल, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट के न किसी तरीके से इंक्लूड है या इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस होगा कि वह स्टेट का पार्ट होगा। स्टेट यानी वो अदर अथॉरिटी के रूप में क्या होगा, परिभाषित होगा। तो कहने का मतलब होता है कि इतने केसेज आए, तो आप पूरी समरी में अगर देखें तो ये 5-6 जो केस हुए हैं, इस केस में यही डिफाइन किया गया है कि पहले
एजिस्टिम जेनरिस की बात करी गई थी। उसके बाद उसमें यह भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंटल नेचर का हो और सोवरेन नेचर का हो उसको स्टेट कहेंगे। जो दूसरा है कि पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बना हो। तीसरा में अगर देखा जाए कि पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा हो कि मोनोपोलाइज जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो और उसको ज्यादा से ज्यादा पावर दिया हो, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हुआ हो, तो वह अदर अथॉरिटीज के पास में हो गया। लेकिन ये अजय हासिब और खालिद मुजीब में यह डिटरमाइनिंग टेस्ट दिया। उन्होंने क्या है वह सोम प्रकाश इन्होंने 5 टेस्ट दिए और कुल मिला के उन्होंने परिभाषा किया कि अदर अथॉरिटी तभी हो सकते हैं जब ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। अब है अदर अथॉरिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बातें कही गई हैं और इस तरह की बातें बताई गई हैं कि अदर अथॉरिटी फॉलो द बॉडी हैज बीन इंक्लूड, यानी अदर अथॉरिटी जो होंगे, अन्य प्राधिकारी जो होंगे, वो क्या होगा, बॉडी एक्सरसाइजिंग स्टेटरी पावर फॉर्म्ड अंडर स्टैट्यूट, विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय होने चाहिए। यानी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, ये स्टेटरी पावर होने चाहिए और ये अंडर स्टेट्यूट होने चाहिए। स्टेट्यूट और स्टेटरी बॉडी अगर है, कोई भी बॉडी अगर एक्सरसाइज कर रही, तो वह क्या होगा कि अदर प्राधिकरण होगा या प्राधिकारी होगा, अदर अथॉरिटीज होगा। बॉडी रिसीविंग ये सब्सटेंशियल फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा पर्याप्त क्या होता है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला निकाय हो। यानी कोई भी बॉडी जो हो वो क्या होता है, सब्सटेंशियल फंडिंग फ्रॉम कहां, गवर्नमेंट से अगर वो वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो तो वो भी क्या होगा कि वो भी आपके अदर अथॉरिटीज में आएगा। बॉडीज परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शन, यानी सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन करने वाले निकाय, यानी सरकारी गवर्नमेंटल फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी काम कर रहा है तो वह क्या होगा, वह बॉडी जो होगा अदर अथॉरिटी होगा। और बॉडी अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट वो कंट्रोल किसको, सरकार के द्वारा नियंत्रण या अधीन निकाय जो हो या गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब अंडर कंट्रोल्ड हो तो उसको अदर अथॉरिटी के। तो यहां 4 परिभाषाएं, ये 4 कंडीशंस दिए गए हैं कि वह निकाय या जो क्या होता है कि किसी स्टेटरी पावर के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है और अंडर स्टेट्यूट के द्वारा वो बना हुआ हो, तो वो जो क्या होगा वह बॉडी अदर अथॉरिटी का होगा। और कोई भी सब्सटेंशियल फंडिंग जो होता है, यानी सब्सटेंशियल फंडिंग का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय अगर होंगे तो वो भी क्या होगा, अदर अथॉरिटी के पार्ट होंगे। अगर गवर्नमेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी काम कर रहा है तो वो भी क्या होगा, अदर अथॉरिटी का पार्ट होगा। और कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के, अगर कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलाइज हो रहा है तो वो भी क्या होगा कि वह अदर अथॉरिटी का पार्ट होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि डू यू नो अबाउट LIC क्या हो सकता है, ONGC, IIFC। ये जो IIFC इंडियन यूनिवर्सिटी लीगल पर्सन में आपको पता भी होगा कि लीगल पर्सन में होता है जैसे कानूनी नियम, सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश खाद्य भंडारण निगम है। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम निगम है। भारत सांख्यिकी ये ISO ये होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद आप देखोगे कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो आप देखोगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद ये है सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद ये सैनिक स्कूल सोसाइटी, चाइल्ड हेल्प यानी बालक सहायता संघ, और एडेड स्कूल जहां 95% क्या होता है, 95% जो अनुदान मिलता है यानी ग्रांट मिलता हो सरकार से 95%, वो एडेड स्कूल भी क्या होती हैं, अदर अथॉरिटी में आएगा। प्रेसिडेंट आर्टिकल 359
प्रेसिडेंट अगर कोई भी काम जब 359 आर्टिकल के अंदर आदेश जारी करता है, वो भी क्या होता है कि वो एज ए स्टेट होता है। सीजेआई, सीजेआई में आप ध्यान देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब वो न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जो न्यायालय के अदर ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है और होता है ना परमिशन दिलाता है या अपॉइंटमेंट कराता है, तब वह स्टेट का पार्ट होगा। रेलवे बोर्ड, डीडीए, इसको कहते हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, ये जितने भी होंगे, बीएसएनएल, यूपीएससी एंड अदर्स, अदर्स में वही जो कंडीशन। तो डी यू नो, ये जितने भी होंगे ये सब क्या होंगे, अदर अथॉरिटीज होंगे। ये जो होंगे अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत ये आएंगे। और ये कंडीशन पूरे, चाहे हम जितने डिटरमाइनिंग टेस्ट की बात करें या बॉडीज, स्टेटरी पावर्स एंड इंस्टीट्यूट या सब्सटेंशियल फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और परफॉर्मिंग अंडर गवर्नमेंट फंक्शन और बॉडी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये सभी हैं और ये कंडीशन को जस्टिफाई करता है। इसलिए यह क्या होंगे कि अदर अथॉरिटी होंगे। अब डू यू नो अबाउट एनसीईआरटी, ये हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, ये अदर अथॉरिटी नहीं होगा। उसके बाद ये जो कहा गया है कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर यूनियन, ये भी नहीं होगा। आईसीआईसीआई भी ये नहीं, वक्फ बोर्ड ये भी नहीं, आईसीआर ये भी हमारा क्या होगा, एससीईआरटी जो स्टेट, जो एनसीईआरटी जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है, काउंसिल ऑफ ये एजुकेशन रिसर्च, ये इस तरीके से आप देखोगे काउंसिल। और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो होगी ये भी नहीं होगा। बीसीसीआई जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये भी नहीं होगा। प्राइवेट डिग्री कॉलेज, अगर प्राइवेट डिग्री कॉलेज, ये भी हमारा अदर अथॉरिटी में नहीं आएगा। इंडियन कोर्ट्स जो होंगे ये भी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देना कि जो भी प्राइवेट कॉलेज, जो कॉलेज है, अगर उनको ग्रांट मिलने लगा, वह ग्रांट 95% अगर है तो वह क्या हो जाएगा, वह अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत आएगा। तो कहने का मतलब होता है, इससे हम टेस्ट कर लिए कि कौन सा अदर अथॉरिटी में आएगा और कौन सी। और ये अथॉरिटी अगर कोई रूल और रेगुलेशन करती है और अगर फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके के वायोलेशन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 है। तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि आप इतनी अथॉरिटीज हैं जिनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब है सिग्निफिकेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के सिग्निफिकेंट क्या है? तो कहा जाता है कि मूल अधिकार हमारे देश में, हमारे देश की उदार लोकतांत्रिक ढांचे को क्या करता है, मजबूत करता है। यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां फंडामेंटल राइट है, ऑब्वियस है कि वहां की डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत ही अच्छी, मजबूत और अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद यह अनुभव किया गया कि यह पता चलता है कि न केवल लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद की है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद की है, बल्कि न्यायालयों को उदार व्याख्या, यानी कि उदार व्याख्या का मतलब होता है लिबरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ कोर्ट, उदार व्याख्या ने व्यक्तिगत अधिकारों, जो इंडिविजुअल राइट्स के दायरे को अत्यंत क्या कर दिया है, यानी काफी विस्तार किया है। स्वतंत्रता के बाद के अनुभव से पता चलता है कि न केवल इसमें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद की है, अपितु न्यायालयों को भी अधिक से अधिक पावर दिया गया है, जो व्यक्तिगत अधिकारों के दायरों को काफी विस्तार भी किया है। वर्तमान में यह कहा जाए, टुडे द सिग्निफिकेंट ये टायरेनी एंड लेजिस्लेटिव, ये आर्बिट्रेरीनेस जो कहा गया है कि वर्तमान में ये कार्यकारी निरंकुशता और विधायी, निरंकुशता का मतलब होता है एकदम पूरी तरीके से जो किसी के बस में ना हो, ये जो, और जो लेजिस्लेटिव जो आर्बिट्रीनेस है, यानी मनमानेपन जो है,
उसके विरुद्ध यानी उसको कंट्रोल करने के लिए आजकल कोर्ट क्या कर रहा है, एक पूरी तरीके से क्या दिया है कि उनको अगेंस्ट ये जो क्या उसके विरुद्ध क्या किया है, प्रोटेक्शंस दिए। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट वो किसी देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को परिभाषित करता है, और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ साथ जो कोर्ट को भी यह उसको अधिकार दिया गया है कि वो हमारे अधिकारों को सही रूप से क्या करें कि परिभाषित करें। और इसी का नतीजा यही है कि किसी भी कंडीशंस में हमें राज्य से, ध्यान देना, राज्य से फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसी के आधार पर ये फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है यह उदारवादी दर्शन पर आधारित है, यानी बेस्ड ऑन लिबरलिज्म, और जो हमें क्या करता है, जो व्यक्ति एवं उनके अधिकारों को क्या करता है, व्यक्ति और उनके अधिकारों को संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ हिज राइट। जो यह उदारवादी दर्शन पर आधारित है, जो व्यक्ति और उसके अधिकारों को क्या करता है, संरक्षण देता है। और यही नहीं, यह सामान्य रूप से राज्य तथा कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों को भी निषेध करता है। यानी कि ध्यान देना, फंडामेंटल राइट जो है वो किसी व्यक्ति को भी निषेध कर सकता है, क्या कर सकता है, बैन कर सकता है, और राज्य पे तो कंट्रोल कर ही सकता है। और यही नहीं, इसकी प्रकृति नकारात्मक, ये अगर देखें तो इसकी जो है नकारात्मक प्रवृत्ति है, क्योंकि ये राज्य की कुछ नीतियों के निर्माण में कुछ प्रतिबंधित भी करते हैं। कि यह सामान्य रूप से राज्य के कुछ मामलों को निजी व्यक्तियों पर निषेध करता है। और यही नहीं, इसकी प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य में कुछ नीतियों के निर्माण में प्रतिबंधित करते हैं। और मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है कि बदला या परिवर्तित किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है, न्यायपालिका को मूल अधिकारों में कटौती करने वाले किसी कानून को अमान्य घोषित कर देता है, यानी कि वह किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होगा। यानी न्यायपालिका को मूल अधिकारों में अगर किसी भी तरीके के कम हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं तो उस कानून को अमान्य घोषित करने में न्यायपालिका को क्या करता है, शक्ति दिया है। और ये कहा जाता है कि पार्ट 3 में, ये जो आप देखेंगे संविधान के पार्ट 3 में उल्लेखित मूल अधिकार राजनैतिक डेमोक्रेसी यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र का क्या होता है, आधार दिया गया। मूल अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र का आधार दिया गया है। और जो फंडामेंटल राइट है वो व्यक्ति केंद्रित होते हैं। इसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 के। अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। व्हाट इज स्टेट? स्टेट, अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो बहुत अच्छे शब्दों में, और ये सभी शब्दों को आपको ध्यान देना कि आपको 100 वर्ड से ये वर्ड से लेकर ये 150 वर्ड में तक आपको क्या करना है, लिखना है। तो आर्टिकल 12 क्या होता है अभी आपने देख लिया। लोकल अथॉरिटी क्या होती है वो भी आपने देख लिया। अदर अथॉरिटी जो कैसे जाए, अदर अथॉरिटी के मानक जो है, अब आप लिखोगे कि अदर अथॉरिटी के मानक कौन कौन से होता है, या अदर अथॉरिटी के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिसके आधार पर हम अदर अथॉरिटी कह सकते हैं, यानी वो स्टेट का पार्ट होगा। अब सिग्निफिकेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जो फंडामेंटल राइट जो एक मेजर
रोल प्ले करता है या उसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं इनका सिग्निफिकेंट लिखना है। फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट की उसका महत्व क्या है कि फंडामेंटल राइट क्या करता है, व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार है उसको अगर होगा तो लगभग सारी चीजों का मल्टी डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल के साथ क्या होता है, मल्टी एक्सक्लूसिव डायमेंशन में क्या होगा कि उसका ग्रोथ भी होगा और परसिस्टेंसी के साथ स्टेबिलिटी आएगी। और इस तरीके से मेजर केस जो अभी मैंने बताया था, पहले आपने देखा होगा कि मद्रास यूनिवर्सिटी वर्सेस शांताबाई का केस देखा, उस उज्जम और यूपी बोर्ड यूपी स्टेट की आपने बात करी। उसके बाद आपने तीसरे में देखा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखा, और इस तरीके से आपने वो सुखदेव वर्सेज भगत राम का केस देखा। उसके बाद आपने देखा कि जो आरडी सेट्टी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के विषय में केस देखा। और उसके बाद जो आपने केस देखा वो था आपका सोम प्रकाश वर्सेज, ये जो केस आपने देखा उसमें भी चीजों को डिफाइन किया गया है और समरी आपको लिखना है आर्टिकल 12 में। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि आर्टिकल 12 है। ध्यान देना, आर्टिकल 12 को बिना समझे आप इंडियन पॉलिटी में खासकर फंडामेंटल राइट को आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 12 को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो ये संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के आर्टिकल 12 की बात करते हैं, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 की बात करते हैं, या आर्टिकल पार्ट अगर 6 में अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 152 के द्वारा ये राज्य को परिभाषित करते हैं। और आगे हम जितने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उसमें राज्य की चर्चा आएगी। और जैसे राज्य की अगर बात होती है तो राज्य में आपको पता भी होगा कि स्टेट में वो 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो कंपोनेंट्स आपको होने चाहिए। 4 कंपोनेंट्स में जो पहले 3 जो है, जो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की बात करता है, स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट की बात करता है, लोकल अथॉरिटी की और अदर अथॉरिटी। तो जितने भी चीजें अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का डिस्क्रिमिनेटरी या किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो चाहे अदर अथॉरिटी, तो पहले अदर अथॉरिटी का परिभाषा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद लोकल अथॉरिटी, और ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर जो किसी भी तरह का नियम कानून बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को रिड्यूस करता हो या किसी भी तरीके के वायलेशन करता हो या किसी भी तरीके से रिड्यूस करता हो, तो वो हम क्या करते हैं, राज्य के प्रति और राज्य के विरुद्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। तो जहां तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप लोग आर्टिकल 12 को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। इन केस अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और यही नहीं, अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रीवियस वीडियो को पहले देखें, फर्दर उसके बाद ये इस वीडियो को देखें, और आने वाले इसी तरीके से एक एक आर्टिकल पे एक एक वीडियो आपको मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि एक सीक्वेंस में यह वीडियो को देखेंगे तभी आप चीजों को पॉजिटिवली और प्रॉपरली समझ में आ पाएगा, और तभी आप फंडामेंटल रिलेटेड अगर प्री और मेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली वे में आप कर सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर इस आर्टिकल 12 पे प्री बेस पे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आप अगर कोई भी डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है तो आप इस समस्या से आप इस प्रॉब्लम पे आप क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आपका अगर इस वीडियो से आपको रियल में लाभ पहुंचता है, आपके कहा जाता है कि नॉलेज अगर गेन हो रहा है, तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि इसको शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इसको सब्सक्राइब करें। और ये भी कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच।